6s2 और फिर 5d10, 6p4 एंड 7s2। क्या बात है, तुमने तो माशाल्लाह बहुत सारा याद कर लिया। इतना तो मुझे भी याद नहीं था 11th में। मुझको 5D 10 तक याद था मुझे, बट इतने में काम अच्छा, चल जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अब शायद जरा आप और सुना दो, आंख बंद करके सुनाना है। 1 मिनट रुको, 1s1, पहले आपको प्रेजेंटेटर 1s1, एक सेकंड सर। 1s1, 1s2, 1S2 होता है सर यार, यार मुझको समझ नहीं आ रहा है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2, नहीं 3D 3d10, 3d10, 3d10 और 4p6, 4d10 5S2 5s2, 5S2 4D10, बस इतना ही सफिशिएंट है। 240, 5S2 4D10, ठीक है, ये 46 तक हो जाता है। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अंजला, जरा आप और सुना दो, आंख बंद करके सुनाना है, ठीक है। अंजला, आर यू देयर? आज बारिश हुई थी ना अच्छी। अंजला कहाँ चले गई? अच्छा, जाने दो, ठीक है, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, पक्का याद कर लेना शायद, ठीक है। ठीक, देखो, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन वेरी वेरी सिंपल। माय कैमरा इज नॉट वर्किंग। ओके, ठीक है, कल को ठीक कर लेना उसको, कल सुनाऊंगा। केमिकल बॉन्ड, बहुत सिंपल है यार। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट holds atom or molecule together is केमिकल बॉन्ड। ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल को आपस में बांधे रखता है। एटम बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल, और साथ में आयंस भी रोक सकते हैं। ठीक है, कितने तरह का होता है अब हमको ये देखना है। ये इंपॉर्टेंट। केमिकल बॉन्ड देखिए, या तो एटम एटम के बीच में होगा, है ना, या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में होगा, है ना। या तो दो एटम्स आपस में, लाइक सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम इज 281, क्लोरीन 287, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो उन दोनों की वजह से जो होगा, तो वो एटम एटम्स के बीच में। एक होता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, लाइक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है O2, एक दूसरा और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वो दोनों भी आपस में कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, और इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा
उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। तो फर्स्ट होगा आपका इंटर एटॉमिक फोर्स। फोर्स नहीं, हम बॉन्ड बोलेंगे, है ना, क्योंकि अब बॉन्ड भी जो होता है वो फोर्स की तरह ही होता है, मतलब उसी चीज को हम केमिस्ट्री में बॉन्ड बोलते हैं। तो इंटर एटॉमिक फोर्स बॉन्ड एंड इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इसका मीन है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड का मीन है कि बिटवीन द एटम्स, और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड का मीन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स भी एटम से मिलकर बनते हैं, लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड मीन समझ रहे हैं ना, एक अट्रैक्शन आएगा। अगर बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स if attraction is there then we call intermolecular force bond। बार बार फोर्स निकल रहा है मुझसे, क्योंकि वो फोर्स ही होता है एक्चुअल में। 6 people are there, होरा, हमजिला, सैयद, शयाम, बलिया। ओके, ये चीज समझ में आ गई ना। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट holds atom or molecule together is known as chemical bond। एक ऐसा फोर्स जो कि एटम्स या मॉलिक्यूल को आपस में बांधे रखता है, जोड़े रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप का केमिकल बॉन्ड होता है। पहला इंटर एटॉमिक, मतलब एटम एटम के बीच में, यहाँ लिख देता हूं मैं, एटम से एटम। दूसरा क्या होगा? ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल। ये 3 टाइप का होता है। पहला वाला आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या था शायद? yesterday I told you ionic bond is also known as Sir, ionic bond also known as covalent bond. नहीं, तो कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दोगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या नाम होता है इसका? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड मैं बता रहा हूँ अभी, ये एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड है। पहला आयोनिक बॉन्ड होता है जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। दूसरा क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा वाला होता है आपका मेटेलिक बॉन्ड, सॉरी। बॉन्ड समझ में आ गया ना? इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली बिटवीन द एटम और बिटवीन द मॉलिक्यूल और बिटवीन द आयंस। ऐसे रहता है। 3 टाइप के बॉन्ड बनेंगे आपके इंटर एटॉमिक, मतलब एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, आपने यहाँ पे इंटर लिखा है ना, इंटर। अगर मैं इंट्रा कर दूं तो इसका मीन क्या हो जाएगा? किसी को पता है क्या? इंट्रा मॉलिक्यूलर अगर मैंने लिख दिया, एक है इंटर मॉलिक्यूलर और एक है इंट्रा मॉलिक्यूलर। जैसे अगर मैं बोलता हूँ इंटरनेट और इंट्रानेट, दोनों में आपको डिफरेंस पता है क्या होता है? किसी को पता हो तो बताओ, फिर मैं बताऊंगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों। पता है या नहीं? जल्दी से बताओ शायद। इंट्रा मॉलिक्यूलर और इंटर मॉलिक्यूलर, ऐसी इंट्रानेट और इंटरनेट। किसी को पता है? 3, 2, 1, 0। मीन किसी को भी नहीं पता। ओके, देखो, जैसे ये इंटर मॉलिक्यूलर लिखा है तो ये एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में होगा। और अगर इंट्रा कर दूं मैं यहाँ पे, देखिए ये
ये आर ए कर दो, इसका मतलब ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर है। तो जहां भी अगर आप नोटिस करना, इंट्रा मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर, ओनली वन मॉलिक्यूल। तो इंट्रा जो होता है वो छोटा होता है। जैसे अगर मैं बोलूं इंट्रा स्टेट मतलब ओनली स्टेट के अंदर, और मैं बोलूं इंटर स्टेट मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आप समझना। अगर मैं इंटर बोलता हूँ तो मतलब बहुत सारे, इंट्रा बोलता हूँ तो सिर्फ एक। इंट्रा मॉलिक्यूल मीन एक मॉलिक्यूल के अंदर जो लग रहा है, एक मॉलिक्यूल में मतलब एटम्स के अंदर जो है। इनडायरेक्टली इंटर एटॉमिक फोर्स को ही हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। और मैंने बोला अगर इंटर मॉलिक्यूलर, तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की टर्मिनोलॉजी आएगी। तो ये इंटर एटॉमिक को हम और क्या बोल देते हैं, ऑल्सो नॉन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। 1 मिनट में आता हूँ। इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ऐसे अभी एक चीज और बताता हूँ आपको, इंटरनेट और इंट्रानेट। हाँ, 7 people are there. सैयद मोहम्मद अहमदुल्ला, वलिया। ओके, वलिया आप बताइए मुझको, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटरमोलिक्यूलर मतलब इंट्रामोलिक्यूलर मतलब वन मॉलिक्यूल ओनली, और इंटरमोलिक्यूलर मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, इंट्रा मीन जिसमें ए आ रहा है, ओनली फॉर वन मॉलिक्यूल। कहीं पे भी अगर आए, जैसे मैं बोलता हूँ ना इंटरनेट और इंट्रानेट, इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं ना, इसका मतलब है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, बहुत सारा नेटवर्क पूरी दुनिया के अंदर जो कनेक्ट है, हर कंपनीज का, हर कंप्यूटर का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जाइंट नेटवर्क। और अगर मैं बोलूँ इंट्रानेट, तो उसका मीन होता है सिर्फ ओनली फॉर वन कंपनी। जैसे लाइक मेरी कंपनी में जो इंट्रानेट चलता है वो हम लोगों का सिर्फ पर्सनल है। पूरी दुनिया मतलब पूरा दुनिया कह रहा हूँ मैं, पूरे जितने भी लोग हैं उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना खुद का इंट्रानेट ऐसे। तो इंट्रानेट मतलब ओनली फॉर वन कंपनी, और इंटरनेट मतलब ओनली फॉर ओ सॉरी, क्या बोलते हैं उसे, ग्लोबल, ग्लोबल नेटवर्क या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ऐसे ही यहाँ पे है। इंटरमोलिक्यूलर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है। ठीक है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में। और इंट्रामोलिक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स लगता है। ठीक है, तो इंटर एटॉमिक को जो एटम एटम के बीच में है, क्योंकि एटम्स और एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसका हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, इसलिए तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेम हो जाता है, क्योंकि एक में ई आ रहा है और एक में आर ए है। तो जहां भी आर ए आता तो आप समझ लो वो छोटी चीज है। जैसे इंट्रा स्टेट अगर मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, शायन बताना। मैं बोलता हूँ द गेम्स बिटवीन द, ऐसे मैं बोल रहा हूँ समर कैंप बिटवीन द इंट्रा स्टेट स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, बिटवीन द इंट्रा स्टेट स्टूडेंट। इंटरेस्टेड स्टूडेंट, और सर नहीं पता। नहीं पता, और कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ, या गेम्स बिटवीन द इंट्रा स्टेट स्टूडेंट्स का मतलब है
एक ही स्टेट के स्टूडेंट के बीच में गेम, कोई भी गेम या कोई कैंप है, समर कैंप है, वो सिर्फ एक ही स्टेट के स्टूडेंट, लाइक कर्नाटक है तो कर्नाटक के, लाइक हरियाणा तो ओनली हरियाणा के, ऐसे। अगर मैं बोलता हूँ इंटर स्टेट, तो इसका मतलब है अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स या प्लेयर्स आएंगे, वो आपस में खेलेंगे। तो दो टाइप के गेम होता है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, ठीक है। तो ये चीज समझना, ये यहाँ भी यही यूज होता है, ये टर्मिनोलॉजी। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल, इंटरमोलिकुलर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है। तो इन, ये देखो यहाँ क्या लिख रहा है, इंटर, इंट्रा एटॉमिक या इंटर एटॉमिक, सॉरी, ये एटम से एटम के बीच में यह है इंटरमोलिकुलर। और इंटर एटॉमिक को दूसरा नाम इंट्रामोलिकुलर भी है, क्योंकि एटम एटम मिलके मॉलिक्यूल ही तो बन रहा है ना, इसलिए इसका नाम ये भी होता है। तो इसमें कंफ्यूज सबको ये क्लियर हो गया ना, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर क्या है। एटम्स एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो तीन टाइप का होता है। पहला आयोनिक बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम कोवेलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है, और तीसरा हमारा मेटेलिक बॉन्ड है, ऐसा। अब इंटरमोलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उसका पहले का नाम क्या होता है, वंडरवाल, वंडरवाल बॉन्ड। दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऐसे बनते हैं। दो तरह के बॉन्ड होंगे केमिकल बॉन्ड में, उसके अंदर से एक में तीन टाइप का है, एटम एटम के बीच में, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो दो टाइप का है, पहला वांडरवाल्स है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये थोड़े से वीक होते हैं, जो मॉलिक्यूल वाले हैं ना थोड़े से वीक होते हैं, लेकिन जो एटम वाले हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं, इसमें कोई डाउट है किसी को। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बोल दिया करो आप लोग यदि समझ नहीं आता। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करते हैं आयनिक बॉन्ड, या उसका दूसरा नाम क्या होगा आपका, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। आयन से कुछ समझ में आ रहा है, इसकी सिंपल डेफिनेशन है, बॉन्ड बिटवीन द आयंस और रेडिकल, known as ionic bond. Okay. कौन बिटवीन द आयंस और रेडिकल्स, रेडिकल्स आयन जो होता है एक एटम से मिलके बनता है, रेडिकल्स बहुत सारे एटम्स अगर आपस में मिलके एक आयन बनाए बड़ा सा, तो उसको रेडिकल बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए आयन का मतलब क्या होता है, और आप बताइए, आपको आयन का मतलब पता है, वलिया आप भी बताइए, शायान, हमजला, आप लोग को आयन का मतलब पता है, आयन यस सर। बताइए, आयन क्या होता है। सर एन आयन इज एनी एटम विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ठीक है, वेरी गुड। और आप बताइए, आपको आयन का मतलब पता है या नहीं, थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए। सर negatively or positively charged part of an atom is known as ion. ठीक है, ओके। हौरा दीदी या हौरा दैनब, आप बताइए मुझे, आयन का मतलब आपको पता है, आयन क्या होते हैं। सर इनमें
lose or gain जी electron, positive and negative. जब कोई एटम अपने लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन कर लेता है तो उससे वो उस पर कोई चार्ज आ जाता है, उसी को हम आयन बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा एटम होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, तो आयन अगर आपको पता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, अगर आयन भी नहीं समझ में आया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि आयन वाली आपको पता है आयन आयन क्या होता है? यस सर, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज किसी भी उस पे। ठीक है, ओके। एटम्स के ऊपर अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो आयन आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से या गेन करने से आता है। ठीक है, ओके। तो बॉन्ड बिटवीन द आयंस और रेडिकल्स, रेडिकल्स क्या होते हैं? बड़ा आयन, मतलब एक ओनली सिंगल एटम होगा तो उसको आयन बोलेंगे, अगर बहुत सारे एटम मिलके कोई चार्ज बनाएंगे तो उसको रेडिकल्स बोलेंगे, इसलिए। ठीक है, तो बॉन्ड बिटवीन द आयन, अब जैसे एक एग्जांपल में लेता हूँ आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये लिया, इसका आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये बनाना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब दिखाना है कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, यहाँ मैंने मैग्नीशियम लिखा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर मुझे बताएंगी और आप बताएंगी मुझे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 12। कितना? 12। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी 2। ठीक है, ओके। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। वैलेंसी कितनी होगी? 7। 7। 7 तो वैलेंसी किसी की भी नहीं होती, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे लेकिन वैलेंसी नहीं होगी, वैलेंसी होगी। 1 होगी इसकी वैलेंसी। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन वो वैलेंसी नहीं होती, ध्यान देना। वैलेंसी तो वो कितना शेयर करेगा, कितना लूज करेगा और कितना उसको जरूरत है, उसको वैलेंसी बोलते हैं। तो दोनों कंफ्यूजिंग है। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या वो उसकी वैलेंसी होती है? नहीं, हमेशा से वो नहीं होती वैलेंसी। वैलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है ऑक्टेट बनाने के लिए, कितना गेन कर सकता है और कितना शेयर कर सकता है, उसको बोलेंगे हम वैलेंसी। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो मैग्नीशियम 12, क्लोरीन 17। अब देखिए मैग्नीशियम का अगर मैं एटम बनाता हूँ तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। पता है हम समझाने के लिए अभी भी ऐसे ही बनाते हैं, बुक्स में भी ऐसे ही दिखेगा आपको, लेकिन एक्चुअल थ्योरी जो हम समझते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। लेकिन जब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं या समझाना होता है तो हम इस टाइप से डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, सेकंड में कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। अब कितना इलेक्ट्रॉन और रह गया आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गया। ये आपका मैग्नीशियम है। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 मीन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों सेकंड ऑर्बिट में तो 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे निकल आएगा। और ये आपको पता चल गया कौन से ब्लॉक में होंगे, एस ब्लॉक में। क्लोरीन 17। ये सेकंड ऑर्बिट में है, गोल नहीं बना पा रहा हूँ। थर्ड ऑर्बिट में कितने आएंगे? वलिया, सैयद, शायान, हमजुल्ला, सर दोनों कहाँ से? थर्ड में कितने आएंगे? सर थर्ड ऑर्बिट में 18 आएंगे। 18। अरे भैया सर 7 आएंगे। शायान 7 आएंगे। 7 टोटल तो 17 है, तो ये 18 थर्ड में कैसे आ जाएंगे, और वो भी लास्ट ऑर्बिट में। वी आर टेलिंग लाइक ये क्या बोलते हैं इसको, 1 मिनट पहले रफ हो गई। हाँ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लोरीन ओनली, नॉट नॉर्मली। तो क्लोरीन में 17 है, तो लास्ट और फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 7। 2 1 2 3 4 5 6 7। ये मैं गोल नहीं बन पा रहा मेरे से। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में निकालूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8 एंड थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। और ये कौन से ब्लॉक में आएगा? पी ब्लॉक में। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ ये आपको मैग्नीशियम दिख रहा है ना, मैग्नीशियम एस ब्लॉक में आ रहा है, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ क्लोरीन जो है इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, जिस भी एटम के लास्ट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या बनेगा, मेटल या नॉन मेटल? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर, आवाज आ रही है। तो अब मुझे आप ये बताइए, मैग्नीशियम के लास्ट में लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या मेटल है या नॉन मेटल है? ये मुझे बताएंगे हिबा। हिबा आप बताइए, ये मेटल है या नॉन मेटल है मैग्नीशियम? मेटल। कैसे पता चला? बिकॉज मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयंस फॉर्म करती हैं। ठीक है, ये भी सही है। जिसके भी लास्ट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आए तो आप समझ जाना वो मेटल है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। ठीक है, ऐसे ये क्लोरीन जो है ये बताएंगे मुझे, होरा बताएंगे ये मेटल है या नॉन मेटल है, जो क्लोरीन है 287 है। नॉन मेटल। पता चला हमको? क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयन है।
नहीं, पॉजिटिव आयन कहाँ से दिख गया आपको? और नॉन मेटल में नेगेटिव आयन बनता है। पॉजिटिव आयन जब बनता है जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खुद में नेगेटिव है, अगर उससे जाएगा निकल के। देखिए ये समझिए आप पॉजिटिव नेगेटिव बनता कैसे। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन होंगे और 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन जो होगा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव बन जाता है। बट इधर अगर आप देखेंगे, और ये जा क्यों रहे, ये इसलिए हो रहा है सब कुछ क्योंकि ये अपना स्टेबल स्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसे ऑक्टेट रूल बोलते हैं। मतलब ये अपनी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। जितना भी एटम्स होता है वो स्टेबल होना चाहता है। तो ये जो क्लोरीन है ये भी स्टेबल होना चाहिए। ये कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, और आप बताइए? क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 चाहिए होगा ना, तो ये कहीं से 1 ले लेगा, तो इसका मतलब है ये स्टेबल हो जाएगा। बट स्टेबल होने के बाद एक चीज चेंज हो जाएगी। इनिशियल कंडीशन में इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन 17 थे और प्रोटॉन भी 17 थे, दोनों चीजें बराबर रहती। लेकिन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अभी ये 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो इसलिए जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स आता है तो वो नेगेटिव बन जाता है, और कभी इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है तो वो पॉजिटिव बनता है। इसलिए मैग्नीशियम पॉजिटिव बनेगा और क्लोरीन नेगेटिव बनेगा। तो जो भी चीजें इलेक्ट्रॉन्स को लेती हैं वो नॉन मेटल है, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो मेटल है। तो और दूसरा तरीका समझने का, जिनके लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मेटल है, क्योंकि वो लूज ही करेंगे, वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। और जिनके लास्ट में 6, 7 या 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन मेटल हैं, क्योंकि वो लूज नहीं कर सकते। 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा कोई भी, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है इसलिए। ठीक है, तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में ये करेंगे क्या। एक इनमें से लूज करेगा, एक इनमें से गेन करेगा। मैग्नीशियम लूज करेगा और जो क्लोरीन है वो गेन करेगा। ठीक है, ये करेंगे कैसे ये देखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं बता रहा हूँ। 11th क्लास में एक टॉपिक आता है लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल रहती है। इसमें एक एक चीज बताते हैं, बॉन्ड कितना बनेगा, बीच में कितना बॉन्ड है, कितना एटम्स में इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, वो सब वो जेई लेवल का टॉपिक होता है, जेई और नीट लेवल का। ठीक है, बट हमको स्टार्टिंग यहीं से करनी पड़ेगी, 0 लेवल। ये 0 लेवल है, इसे अच्छे से समझना। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया ना मैग्नीशियम। तो अब हम इतना बड़ा नहीं लिखते कभी भी। ये होगा क्या एक्चुअल में, इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है मैग्नीशियम के। देखो मैग्नीशियम चाहता है वो स्टेबल रहे। अब मुझे होरा बताएंगे इसके पास क्या क्या कंडीशन है स्टेबल होने की मैग्नीशियम की। होरा नहीं, अब मुझे बताएंगे वलिया। वलिया आप बताइए मैग्नीशियम के पास कौन कौन सी कंडीशन है दैट मैग्नीशियम विल बी स्टेबल। वो मुझे ये इतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। इतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा? अच्छा बताइए क्या डाउट आ रहा है। ये एक बार फिर से आप बता देंगे ये थोड़ा? हाँ बिल्कुल, मैं तो बता दूंगा, मैं 3 बार बता दूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए समझ क्या नहीं आ रहा, बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा ठीक है, ओके। अब ये ठीक है, आयनिक बॉन्ड समझ में आया क्या होता है? हाँ। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब है जो आयंस के बीच में बनता है। ठीक है, आयन या रेडिकल के बीच में बनता है। रेडिकल्स में आगे बताऊंगा आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला बॉन्ड आपको समझ में आ गया ना, तो सारे का सारा केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने
कंपाउंड है वो समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो कंपाउंड बने हुए ना वो आयनिक बॉन्ड से बनेंगे, इसलिए ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका मतलब होता है जो दो आयंस के बीच में बनता है। तो अब मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एक क्या है आपका कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड, या जिसको हम सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम होता है और क्लोरीन होता है। अब हमने देखा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो हमको पता चला 12, एटॉमिक नंबर ऑफ द मैग्नीशियम 12। फिर उसका हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाला 1s2 2s2 2p6 3s2। इससे हमने देखा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक क्या आपको समझ आया थोड़ा थोड़ा सा या नहीं आया? जी थोड़ा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है ना? नहीं आता है अभी, है ना। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ रूल के हिसाब से निकलता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसी हिसाब से, बस जैसे आपने 46 तक याद किया है उस नंबर तक बस उस पे लिख दो, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ऊपर वाले जो नंबर आप ये काउंट करेंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, 2 to 4 4 6 10 10 to 12। तो 12 एटॉमिक नंबर था, इसलिए ये 12 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए, ठीक है, ऐसा है। तो जी अब हमने ये 2 8 2 कैसे कर लिया, ये ऐसे कर लिया हमने, क्योंकि यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट जहाँ फर्स्ट लिखा है ये पहले वाले में देखो, इसका मतलब होता है पहले नंबर का मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो ये 2 लिख दिया हमने। दूसरे में देखो दो दो कहाँ जा, मतलब जहां जहां 2 लिखा है वो सेकेंड ऑर्बिट है, तो हमको दिख रहा है दो दो जगह पे 2 लिखा है, एक इधर 2 है और एक इधर 2 है, सही है। जी 2s2 में 2 है, 2p6 में 2 है, इसका मतलब है ये दोनों जो है ये सेकेंड ऑर्बिट है। अब सेकेंड ऑर्बिट में हमें ये देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे हमें? और ऑर्बिट नहीं, अरे हाँ, अ, बाहर की शेल कहाँ में? शेल में। सेल में नहीं, ये जो ऊपर लिखे ना ये जो इसमें ऊपर लिखे ना ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा वो मुझे हाँ। लगा आप पूछिए उसकी वो क्या कहते हैं नहीं नहीं, इसमें लोकेशन। जो है इलेक्ट्रॉन्स ये ऊपर है, ठीक है, ये सब ओके शेल ही है, लेकिन नॉर्मली इसमें पूछूंगा तो कहाँ, तो ये दो जो लिख रहा है ये एक ही ऑर्बिट है, तो इस एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? वही सामने रखा। अरे बताइए। वलिया, जी वो भाई आ गए थे बीच में। अच्छा ठीक है, ये बताइए इस एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? कौन सा ऑर्बिट में? 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? यहाँ अगर आप एज पर ऑफ बाउ रूल चल रहे हैं, एक बार और लिख दे रहा हूँ मैं, 2 1s2 2s2 2p6 3s2। अब बताइए सेकेंड ऑर्बिट कौन कौन सा है इसमें से, ये बताइए पहले मुझे। 2s2 और 2p6। हाँ, तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके कहाँ लिखेंगे हम? ऊपर लिखेंगे, जैसे ये हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 2 8 ओके 2, तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड ऑर्बिट पे, तो थर्ड ऑर्बिट में हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2। तो ये हमने लिख दिया इधर, ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 8 2। और इससे आपको ये भी पता चल गया कि ये हमारा एस ब्लॉक में है। क्यों है ये एस ब्लॉक में? क्योंकि लास्ट वाला जो आ रहा है ये सब शेल, ये एस आ रहा है, ठीक है, जी ऐसे। तो आपको समझ आया ना 2 8 2। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल अब स्टार्ट होता है। कोई भी एटम ये चाहता है कि उसकी लास्ट की ऑर्बिट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए या फिर 0 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, ऐसा है। कोई भी एटम चाहेगा उसकी लास्ट की ऑर्बिट जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, मीन
या तो लास्ट में 8 कंप्लीट हो जाए या फिर 0 हो जाए। अब यहाँ पे ये देखना है, एटम के कुछ सर्टेन रूल होते हैं कि कितना ट्रांसफर हो सकता है, कितना ट्रांसफर नहीं हो सकता है, मतलब कितना वो गेन कर सकता है, कितना गेन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जी। अब यहाँ पे हमें देखना है, मुझे आप ये बताइए कोई भी एटम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को ले सकता है दूसरा एटम से? 1। बस 1? थोड़ा सा और पढ़िए आगे, थोड़ा और जोर लगाइए, 2। बताइए थोड़ा सा और थोड़ा सा जोर लगाइए। 4। नहीं, ज्यादा जोर लगाइए, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, कोई भी एटम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है इन जनरल कंडीशन में बोल रहा हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन बहुत सारी ऐसी होती है जिसमें रूल्स ब्रेक हो रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो जनरल 99% जो है उसमें मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी का जस्ट उल्टा हम पूछते हैं, कोई भी एटम मैक्सिमम किसी दूसरे एटम को कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 3। बताइए। हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन ही वो लूज कर सकता है। ठीक है, बस। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम, ध्यान देना। तो अगर ये, क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है? वो क्या? क्या कोई एटम किसी दूसरे एटम को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? हाँ, दे सकते हैं। जी, दे सकते हैं। क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को? हाँ। क्या वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को? हाँ। क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है? नहीं। जनरली नो, बट इन स्पेशल कंडीशन हाँ दे सकता है। ठीक है, कहीं कहीं पे बहुत ही ओके। स्पेशल या एक्सेप्शनल रूल उसे बोलते हैं। ऐसा ही कोई एटम किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, बट 4 नहीं ले सकता है इन जनरल कंडीशन। ध्यान देना, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हो सकते, हो जाते, लेकिन बहुत ही रेयर केस में अलग स्पेसिफिक कंडीशन है जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल रूल या एक्सेप्शनल केस। बट इन जनरल केस मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर और 3 इलेक्ट्रॉन कैन बी गेन और लूज। ठीक है, जी। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा रूल ये होता है, कोई भी एटम अपने लास्ट के ऑर्बिट में चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन सारे एटम चाहते हैं कि उनके लास्ट की ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो कैसे हो जाए, इनर्ट हो जाए, मतलब नोबेल बन जाए, वो उन्हें कोई टेंशन नहीं जी। हो, बस वो फ्री हो जाएंगे, ऐसा रिलैक्स हो जाएंगे। उसको हम बोलते हैं स्टेबल स्टेट। तो किसी भी एटम के लिए स्टेबल स्टेट जब होती है जब उसके लास्ट की ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर कितना हो जाए, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो 8 हो या फिर 0 हो, मतलब जी। कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो लास्ट में। ठीक है, तो सारे के सारे एटम यही काम कर रहे होते हैं। खुदा ने जो सिस्टम बनाया है वो इस टाइप से बनाया है कि सारे का सारा एक ही जैसा काम कर रहा है, जिसको पता भी नहीं है वो ऐसा क्यों कर रहा है। चलो, तो ये समझ में आ गया ना इतना? हम्म। अब ये बात आती है यहाँ पे, अब ये 282 है मैग्नीशियम, इसको स्टेबल होना है। ये स्टेबल होने के लिए इसके लास्ट की ऑर्बिट में या तो 8 8 इलेक्ट्रॉन हो होने जाए कंप्लीट या फिर 0 हो जाए। तो ये क्या करेगा अब बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट दे देगा। पॉइंट ये है, हाँ, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता। वाई? बिकॉज 6 फॉर गेनिंग द 6 इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन वो इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जी। सही है।
कोई से भी एटम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। वो शायद आपको समझ में आ जाएगा क्यों डिफिकल्ट होता है। जब मैंने आपको ऑर्बिटल पढ़ाए थे ना, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपेल करता है, आने नहीं देता है, वो वही वजह होती है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं सकते। तो इसके लिए सबसे सिंपल क्या है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और आराम से स्टेबल हो जाएगा और कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव क्यों बनेगा बताना जरा। यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पॉजिटिव बनेगा कौन सा नेगेटिव बनेगा। अब मुझे बताइए, ये नेक्स्ट पेज में मैं लिखा हूँ, एक ही में हो जा रहा। मैग्नीशियम 282 ये क्या करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा स्टेबल होने के लिए या अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लूज। LOOS होता है या LOSE होता है? कौन बताएगा एग्जैक्ट में? एक बार मैं चेक करता हूँ, ठीक है। लूज या लॉस, LOOSE और LOSE difference. The difference between loose and loose is as follows. Loose an adjective meaning not tight or free from resistance. Example: loose shirt. Dog. Loose a verb maintain something to be. एक मिनट रुक जाइए। सब लोग अपना गैस कर लीजिए क्या आ सकता है, ठीक है। एक्चुअल में ठीक है, चलो सब लोगों ने गेस किया क्या क्या आ सकता है। एटम के लिए लूज आएगा या लॉस आएगा? जी बताइए शायद। सर एटम के लिए लूज हो जाएगा। लूज, ठीक है। और कोई बताएगा क्या आ सकता है, लूज या लॉस? लॉस। और ये कहाँ चली गई वलिया? तो है वलिया, आप बताइए लूज होगा या लॉस होगा? लूज। LOOSE या LOOSE? LOO। इसमें दोनों आ जाएंगे, पता है। ये डिपेंड करेगा किस चीज में। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर हम लोग क्या लिखते हैं, लूज लिखते हैं, ठीक है। एटम के लिए ज्यादातर लूज लिखते हैं क्योंकि लूज मतलब ढीला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। लॉस मतलब खत्म। मैग्नीशियम जो है एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जा रहा है यहाँ पे। लेकिन हम लूज इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम बॉन्ड बनाते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद भी वापस आता है, ध्यान देना। बहुत जगह पे ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन जाता है वापस भी आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज तो है लेकिन परमानेंटली नहीं जाएगा, इसलिए ज्यादातर हम लूज यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों वर्ड आ रहे हैं। वो सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं समटाइम, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब मुझे ये बताइए, आप क्या नाम है, मलिया, अब मैग्नीशियम के साथ क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिए और मैग्नीशियम क्या बन गया, स्टेबल बन गया। लेकिन मैग्नीशियम में क्या बदलाव आ जाएंगे? वो पॉजिटिव बन जाएगा शायद। क्यों बन जाएगा वो? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन के देने से मैग्नीशियम पॉजिटिव क्यों बनेगा, मुझे बताइए इसका रीजन। अभी तक जो आपने बताया वो बिल्कुल सही बताया, वो पॉजिटिव बन जाएगा, सही बात है। लेकिन वो पॉजिटिव
क्यों बनेगा? लाइक क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव होते हैं, और फिर हम लाइक इलेक्ट्रॉन्स अगर दे देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव ज्यादा बचेंगे और नेगेटिव कम हो जाएंगे शायद। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अर्लियर कंडीशन में 12 प्रोटॉन थे और 12 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, बट ये थी इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन पता है इसका मतलब क्या होता है? कुछ कुछ साइंस की टर्मिनोलॉजी रहती है। इनिशियल कंडीशन कौन बताएगा इसका मतलब क्या होगा? ये मैं पूछता हूँ हिबा से, हिबा और हमदुल्ला सिद्दीकी। हिबा, इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है? इनिशियल कंडीशन का मतलब ये होता है कि उसे थोड़े वक्त के लिए मानना। नहीं, स्टार्टिंग की कंडीशन, स्टार्टिंग ठीक है। स्टार्टिंग, यस। हाँ, जहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने मैग्नीशियम की बात की, तो मैग्नीशियम के स्टार्टिंग में क्या था, नॉर्मल मैग्नीशियम क्या था, उसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। अगर आप फिजिक्स में आएंगे, इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग की स्पीड, लाइक जैसे आपने फैन को ऑन किया, सडनली यू क्लिक द स्विच एंड फैन विल स्टार्ट, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। जैसे ही आप फैन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, फैन चल जाता है या फैन रुका रहता है? जल्दी से बताइए, क्योंकि जो फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें सब चीजें पढ़ेंगे। जैसे ही फैन की स्विच ऑन किया तो फैन चलेगा या रुकेगा? बताइए। हाँ, ये में शायान आपने फैन, यस सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो शायान मुझे बताइए, इनिशियल अगर आपने स्विच ऑन किया फैन का, तो क्या वो चल जाएगा सडनली या वो रुका रहेगा? सर वो चलेगा। नहीं, वो रुका रहेगा। ठीक है, क्योंकि सडनली देख लेना, कभी भी सडनली फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो रुका रहता है। उसी को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। मतलब स्टार्टिंग में कोई भी चीज जब चलना स्टार्ट करती है, तो जब हम उसका स्टार्ट 0 पॉइंट लेते हैं जहां से वो चलना स्टार्ट करेगी, जैसे मैंने बोला ना 0 1, तो वो रुका रहेगा। ठीक है, तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है इनिशियल वेलोसिटी, ज्यादातर वो 0 ही होती है। कोई चीज जब स्टार्टिंग से चलना शुरू करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। मतलब जहां से वो चलना शुरू करेगा, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो रुका होगा वहां पे। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, सडनली नहीं ऑन होगा वो, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के बाद ऑन होगा वो। तो उस फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की वजह से हम उसे इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 बोलते हैं। ऐसी यहाँ पे इनिशियल कंडीशन मतलब जैसा पहले मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम नॉर्मली 282 था, जिसमें प्रोटॉन 12 थे, इलेक्ट्रॉन 12 थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब देखते हैं। नाउ मैग्नीशियम में प्रोटॉन हो गए 12। प्रोटॉन में कुछ होता ही नहीं है, प्रोटॉन सेम रहते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही चेंज होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये हमारा मैग्नीशियम बन जाएगा +2। जैसे ये बन जाएगा हमारा आयन। और जो अपोजिट आयन, ये जो आयन है वो दूसरे अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। मीन ये नेगेटिव को क्या करेगा, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा इस टाइप से, और ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। किसको करेगा? अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम आपका बना और ये मैग्नीशियम आयन बन गया अब ये। ठीक है, और ये आपका नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही अगर आप क्लोरीन की बात करेंगे तो वलिया आपको समझ में आ गया ना, इस टाइप से ये आयन बनते हैं। मैंने डिटेल में इसलिए बता दिया कि शायद कुछ बच्चों को और समझ नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे ये 17 है, तो ये हो गया आपका 287।
अब यहाँ पे ये देखिए, ये 7 इलेक्ट्रॉन, इसको भी स्टेबल होना है। एवरी एटम वांट टू स्टेबल, स्टेबल मीन लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता, बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, ये क्या करेगा, गेन करेगा, वो गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको 8 कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये कंप्लीट तो हो गया। अब अर्लियर कंडीशन में, इनिशियल में क्या था, क्लोरीन के पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन था, 17 प्रोटॉन था, बट अभी क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन -1, जितना ज्यादा होता है इतना चार्ज आता है। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये पूरा नेगेटिव नेगेटिव दिखेगा आपको, और ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, मतलब अपोजिट चार्ज को, अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव को करेगा अट्रैक्ट, किसको, पॉजिटिव। ऐसे अब क्या होगा, देखो इधर ये मैग्नीशियम है, इधर ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 1 माइनस है, मैग्नीशियम पे 2, अगर इनको बैलेंस होना है तो इसको 2 चार्ज चाहिए नेगेटिव, मैग्नीशियम को कितना चार्ज चाहिए होगा नेगेटिव, 2, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये 2 क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, इसको 2 क्लोरीन चाहिए होंगे ऐसे, क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वो उसका जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो उसका चार्ज कितना हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, जितना उसमें पॉजिटिव होगा इतना उसमें नेगेटिव होगा। तो ये ऐसा है, ये मैग्नीशियम ये क्या करेगा, ये क्लोरीन को इनको खींच लेगा ऐसे, और ये दोनों आके आपस में मिल जाएंगे, मतलब मैग्नीशियम भी +2 चार्ज में है और इधर क्लोरीन -1 चार्ज में है और क्लोरीन -1 चार्ज में है, और ये मिलके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, और इनका चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और जैसे ये न्यूट्रल होगा तो इससे क्या निकलेगी, एनर्जी। जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो क्या निकलता है, एनर्जी, प्लस एक क्या बन जाएगा साथ में, कंपाउंड ऐसे, उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप कहेंगे ये जो चार्ज था यहाँ पे -1 +2 -1, ये कहाँ चला गया, कोई बताएगा ये कहाँ चला गया, क्या आप लोग को पता है ये चार्ज है +1 -2 -1, ये कहाँ चला गया, किसी को पता है क्या, सर ये रेडिकल है। रेडिकल भी बोल सकते हैं, अकेले को हम आयन बोलते हैं, अगर ज्यादा होते हैं तो वो रेडिकल। ये जो चार्ज है ना, ये कहीं नहीं गया, क्लोरीन मतलब -1, ठीक है, इसका मतलब मैग्नीशियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो इधर चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो था वो इधर चला गया, उस वजह से मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इन्होंने आपस में आके कनेक्ट कर लिया एक दूसरे को। कर रहा हूँ अभी, कुछ भी कर दूंगा 5, ठीक है। जैसे आप देखेंगे इधर, ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक इधर, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन के साथ जाएगा, क्योंकि इसका कंप्लीट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके और इधर चला जाएगा इस क्लोरीन के पास, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, मीन सबके पास कंप्लीट हो गया, जिससे ये नेगेटिव और दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव, उस वजह से जो मैग्नीशियम के पास ये आके अट्रैक्ट कर लेंगे, और ये पूरा एक बॉन्ड बन जाएगा जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसा। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, पूरा पहला वाला मेटल जो होगा उसका पूरा नाम लेते हैं, और दूसरा वाला जो होता है उनको क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड ऐसे बोलते हैं। जो नॉन मेटल होता है उसे ऑक्साइड, जैसे इसमें क्लोरीन नॉन मेटल है, लेकिन जो मेटल होता है उसका जनरली पूरा नाम लेते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, ऐसे ये न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है, और साथ में एनर्जी मतलब हीट डेवलप होगा, ठीक है। तो आप लोग जैसे ये करना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका होमवर्क है, घर से करके लाना। सोडियम क्लोराइड, Fe का 2 होता है, ठीक है, Fe3 भी होता है, FeCl3, और ये करना CaO,
CaCl2। और क्या हो सकता है आपका? ठीक है, इतना ही करके लिया हूँ। ठीक है, कल को रेडिकल्स पढ़ाऊंगा और इनके ये एग्जाम्पल्स कर लेना। आज ये आपका कौन सा खत्म हो गया? Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्लोराइड, ये मैग्नीशियम फ्लोराइड, ये सब आपका होमवर्क है जो आप कल मुझे करके भेजेंगे। ठीक है, इनका क्या करना है आपको? इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये बनाना है। आयोनिक बॉन्ड है ये सारे। आयोनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं इसको हम? क्योंकि ये आयन से मिलके बने। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए छुट्टी करते, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। समझ में आ गया ना? कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना आप लोग। ओके सर, एक सेकंड सर, मैं वो नोट कर लूं। क्या चीज नोट करने का? ये तो होमवर्क में पे सेंड कर देता हूँ ना, क्लास वर्क पे, ओके सर। वहां से आप कर लेना। ठीक है, कट क्यों नहीं रहा है यार? ओके सर। ठीक है, ओके। कोई भी डाउट हो आप इसमें मालूम कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, खुदा हाफिज।